वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में मैं हूं आपके साथ अजय। तो चलिए आज बायोलॉजी की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं। कार्डेटा तक हमने कंप्लीट कर लिया था, कार्डेटा तक हमने पढ़ लिया था और कार्डेटा में अब जंतुओं को किन किन वर्गों में बांटा गया है ना। जंतुओं को यानी जीवों को किन किन वर्गों में बांटा गया है आज हम पढ़ने वाले हैं। वर्ग है ना, वर्ग को महावर्ग पढ़ने वाले हैं। स्पीसीज जिसको बोलते हैं स्पीसीज है ना, ये पढ़ने वाले हैं महावर्ग। जैसे एम्फीबिया वर्ग हो गया, रेप्टाइल हो गया है ना, ये सभी अवेज हो गया, मैमलिया हो गया या मैमल्स हो गया, ये सभी सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो बस डरना नहीं है, दिल थाम के बैठना है। आज हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाले हैं। समुद्री घोड़ा का नाम सुना होगा। समुद्री घोड़ा क्या है? समुद्री घोड़ा एक मछली है, यह एक मछली है। समुद्री घोड़ा मछली है बेटा, मछली। ध्यान से समझना कि यह एक समुद्री घोड़ा जो है मछली है। समुद्र में एक घोड़े के आकार की मछली होती है, वो है। हम ऐसे ऐसे आज आपको जीवों से रूबरू करवाएंगे, ऐसे ऐसे जीवों के बारे में बताएंगे आपको जो आपने कभी देखा नहीं होगा। वो जीवों को हम दिखाने वाले हैं आज। समुद्र के अंदर मछली सुना है, जो मछली करंट पैदा करती है। करंट यहाँ पे दिखेगा, अभी करंट पैदा करती है। कैसे दिखेगा है ना, और वो करंट क्यों पैदा करती है? करंट से अपना शिकार करती है, वो मछली दिखाएंगे। सार्क, सार्क का नाम सुना होगा। सार्क को अगर देखा जाए, सार्क को तो स्कालियोडान के नाम से जाना जाता है। सार्क को, समुद्री घोड़ा को हिप्पोकैम्पस के नाम से जाना जाता है, और जो करंट पैदा करने वाली मछली है उसे टारपीडो कहते हैं। टारपीडो ये करंट पैदा करती है। इतना ज़्यादा करंट रहता है, 100 वोल्ट 100 वाट के आसपास इसका करंट रहता है, ठीक है ना। 100 वाट के 100 वोल्ट करंट देती है। कहने का मतलब मगरमच्छ को भी ये मार देती है अपने करंट से। मगरमच्छ भी इस अपने करंट से ख़त्म हो जाता है। तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको मगरमच्छ कैसे ये ख़त्म करता है। तो डरना नहीं है, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है। और यही आज हम पढ़ने वाले हैं, इसी के बारे में पूरा इसमें वर्ग पढ़ेंगे। जितने महावर्ग हैं पूरे महावर्ग को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो जो अभी हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं और जो हमारे चैनल में नए हैं तो वो पहले तो पुराने वीडियो को देखें और अच्छे से समझें। बायोलॉजी का पार्ट 11 तक हो गया है, मतलब क्लास 11 तक कंप्लीट हो गया है। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे पूरे लिंक मिल जाएंगे। पूरे वीडियो आपको देखना है। दिख रहा होगा कि कैसे चल रहा है, ये पूरी चीज़ें दिखेंगी आपको, पूरी चीज़ें। डरना नहीं है, बस उसको एंजॉय करना है। आज पूरी चीज़ें दिखाएंगे। शार्क कैसे लड़ाई करती है ऑक्टोपस से। शार्क और ऑक्टोपस अभी पीछे पढ़े हुए हैं उसके बारे में, है ना। ऑक्टोपस जो है कैसे शार्क मछली और ऑक्टोपस का महायुद्ध होता है, अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको। क्लियर है? आगे चल के पूरी चीज़ें दिखाऊंगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और एंजॉय करिएगा। बायोलॉजी मेरा पढ़ाने का यही तरीका है, ठीक है। आपको बोरिंग ना लगे, इंटरेस्टिंग लगे। क्लियर है? तो बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। पढ़ना क्या है? कार्डेटा संघ के जंतुओं को। कार्डेटा संघ के जितने जंतु हैं उनको सबको अपने को यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। जितने कार्डेटा संघ के जीव हैं सभी उन जीवों को यहाँ पे हमें कवर करना है। ध्यान से बस कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा मन लगा के, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चले देखें कार्डेटा संघ। कार्डेटा तो समझ में ही आ रहा होगा, कार्डेटा और नॉन कार्डेटा। कार्डेटा मतलब थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, कशेरुक दंड वाले जीव जिनमें हड्डियाँ या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो वाले जीवों को पढ़ना है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि कार्डेटा संघ के जंतुओं को, ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये कार्डेटा संघ का जंतु दिख रहा है, ठीक है।
अब इसमें क्या है, इस कार्डेटा संघ के जंतु को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। दो भाग में क्यों पढ़ते हैं अभी बताने वाला हूं कि इनको दो भागों को अलग अलग क्यों कर दिया है। दो भाग को अलग इसलिए कर दिया गया है सर इसमें, क्योंकि यह क्रेनियम और है ना, एक क्रेनिया और क्रेनिया दो पार्ट में बांट दिया है। सर इसको दो पार्ट में क्यों बांटा है मैं बताने वाला हूँ। दो पार्ट में इसलिए बांटा है, इसको अभी क्लियर हो जाएगा, है ना। दो पार्ट में इसको इसीलिए बांटता है। क्रेनिया नाम सुना होगा, क्रेनियम का नाम तो ज़रूर सुने होंगे। क्रेनियम क्या कहलाता है, एक मिनट, ठीक है। ये नाम क्रेनियम जो मस्तिष्क होता है, इंसान का जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क को जो घेरे रहता है वो क्रेनियम होता है, ठीक है। वो क्रेनियम होता है, जैसे इंसान का मस्तिष्क होता है ना, उसको एक आवरण, एक खोपड़ी घेरे हुए रहता है, उसे क्रेनियम नाम दिया गया है। क्रेनियम, क्रेनियम बोला जाता है यह क्रेनियम। अब ऐसे जीवों में क्रेनियम नहीं पाया जाता। जो एक क्रेनियम वाले जीव होते हैं, एक क्रेनिया वाले जीव होते हैं, उनमें मस्तिष्क खोपड़ी का वो नहीं, बिल्कुल नहीं पाया जाता, और क्रेनिया वाले में पाया जाता है। और एक चीज़, इसको वर्टिब्रेटा भी बोला जाता है। वर्टिब्रेटा इसलिए बोला जाता है, ध्यान से समझना, इसलिए इसको वर्टिब्रेटा बोला जाता है क्योंकि इसमें ऐसे जीवों को शामिल किया गया है, ऐसे जीवों को शामिल किया गया है जिन्हें 20 से काटा जाए तो ये लेफ़्ट और राइट में डिवाइड हो सकते हैं। कहने का मतलब, इंसान को देख ले, मनुष्य को देख लो तो उसका एक लेफ़्ट हाथ होगा, एक राइट हाथ होगा, ठीक है। एक लेफ़्ट ब्रेन होगा, एक राइट ब्रेन होगा, मतलब 20 से उसको बाकायदा काटा जा सकता है। इसलिए वर्टिब्रेटा में उसे क्रेनिया या वर्टिब्रेटा नाम दे दिया गया है। क्लियर है, तो समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ और इसके बारे में पहले अपन कवर कर लेते हैं। एक क्रेनिया क्या है, इसमें लिखा हुआ है पहला, जोड़ीदार उपांग नहीं पाया जाता। कहने का मतलब इसमें जो अंग होते हैं उसमें जोड़ीदार अंग नहीं पाए जाते, जबकि क्रेनिया वाले में जोड़ीदार अंग पाए जाते हैं। कोई भी अंग देख लो, जैसे आँख देख लो, आँख हमारा दो ठो है, लेफ़्ट और राइट। हाथ देख लो, हाथ हमारे दो ठो है, लेफ़्ट और राइट। क्लियर है। नाक देख लो, नाक हमारे दो ठो, लेफ़्ट और राइट, मतलब जोड़ीदार, इस वाले में जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं और आक्रेनिया में जोड़ीदार उपांग नहीं पाए जाते। क्लियर हो गया बात, दोनों अलग हो गई, समझ में आ गया, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। एक क्रेनिया को प्रोटोकार्डेट्स भी कहते हैं। एक क्रेनिया को दूसरे नाम से प्रोटोकार्ड्स भी कहते हैं, प्रोकार्डेट्स भी कहते हैं, है ना। अगला इसमें है क्रेनियम अनुपस्थित होता है। मैं बता चुका कि क्रेनियम क्या होता है, ठीक है। और दूसरा, ग्रसनी या गिल्स दरारें पाई जाती हैं इसमें, इनमें ग्रसनी या गिल्स दरारें पाई जाती हैं। बात क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा। चलें, अब मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। बस उस वीडियो को लास्ट तक देखें और बस कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो के साथ बने रहिएगा। अभी दिखाने वाला हूँ शार्क मछली और ऑक्टोपस का महायुद्ध, तो बस देखना है उसको। मगरमच्छ को कैसे करंट लगा के मछली मार देती है वो भी दिखाने वाला हूँ। बस जाइएगा नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा पूरा मन लगा के। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। इधर का हमने पढ़ लिया। सर एक पॉइंट और नीचे दिख रहा है, दिख रहा है क्या? बिल्कुल, इधर अभी कवर कर लेते हैं पहले आक्रेनिया वाले को। हाँ, कवर कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा हो, हेमिकार्डेटा। इसे 3 भागों में विभक्त कर दिया है, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सेफलोकार्डेटा। ये परीक्षा के दृष्टि से वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना परीक्षा के दृष्टि से कि एक क्रेनिया को कितने उपभागों में बांटा गया है, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सेफलोकार्डेटा। इसका एग्जाम्पल है ये बलेनोग्लासा है ना, बलेनोग्लासस, हार्डमानिया और एम्फिऑक्सस, ये इसके एग्जाम्पल हैं बेटा। ध्यान से इसको बहुत बारीकी से पढ़ना है, भूलना नहीं है। सर दूसरा क्या है, सर आप नोट्स ऐसे बनाए हैं तो आपको लग रहा होगा आप कैसे नोट्स बनाएंगे। सीधी सी बात है, नोट्स कैसे बनाना है मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मैं बनाया हूँ नोट्स वैसे ही तैयार करना है। बस आपको पढ़ते समय अपना नोट्स सामने रखना है। एक बार ये पूरे वीडियो को देखना है और अपना नोट्स पढ़ना है,
ठीक है, वीडियो को देखना है, फिर अपना नोट्स पढ़ना है। इससे आपको पूरा हमेशा के लिए याद हो जाएगा और बहुत कम समय में ऐसे नोट्स को हम मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं। फ्लो चार्ट नोट्स कहलाता है ये, ठीक है। ये मेरा तरीका है। आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे नोट्स बनाएं, क्योंकि अभी तक मैंने जो सिलेक्शन लिया है, जिस पोस्ट में मैं हूँ, जो जॉब कर रहा हूँ मैं, मेरा कुछ पढ़ने का तरीका ऐसे ही था। तो जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैं जैसे तैयारी किया वैसे आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज मैं सक्सेस हूँ, मैं भी चाहता हूँ किसी तरीके से आप भी सक्सेसफुल हो जाएं, गवर्नमेंट जॉब पे आप भी हो जाएं, जैसे मैं हूँ वैसे आप भी हो जाएं। मैं भी आप अपने तरह आपको देखना चाहता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इधर क्रेनिया वाले में पढ़ते हैं। क्रेनिया वाले में इसे वर्टिब्रेटा बता दिया, इसमें क्रेनियम उपस्थित होता है। क्रेनियम खोपड़ी, ब्रेन बता दिया, देखना है। अरे चलो दिखा देता हूँ थोड़ा सा, अब बार बार आ रहा है ना तो दिखा देता हूँ। दिख रहा है? ये वाला आवरण जो होता है ब्रेन का, इसी को क्रेनियम कहते हैं। ये धातु ये 3 लेयर से बनी रहती है। मैं मस्तिष्क पढ़ाऊंगा आगे चल के, तो उसमें डिटेल से बताऊंगा। यही है क्रेनियम। बस मस्तिष्क पाया जाता है ऐसे भी जीवों में, लेकिन उनमें क्रेनियम नहीं पाया जाता। जो अक्रेनियम वाले जीव हैं, है ना, उसमें क्रेनियम नहीं पाया जाता। अब ऐसा नहीं है कि जिसमें क्रेनियम नहीं पाया जा सकेगा सर उसमें मस्तिष्क, ब्रेन भी नहीं पाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ध्यान से, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं फिर से अपने नोट्स की तरफ। अब कोई किसी को लग रहा होगा कि सर इसमें अक्रेनियम मतलब क्रेनियम उपस्थित नहीं होता तो क्या ब्रेन भी नहीं पाया जाएगा? ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ब्रेन पाया जाएगा लेकिन वह क्रेनियम के अंदर नहीं होगा, बस यही अंतर है। इसमें ध्यान देंगे, इसमें क्रेनियम उपस्थित होता है, कशेरुक दंड होता है। इसमें कशेरुक दंड मैं बता चुका हूँ कि रीढ़ की हड्डी वाले उसको बोलते हैं कशेरुक दंड। कशेरुक दंड के भीतर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम है ना, उसके अंदर वो समाहित रहता है। नर्वस सिस्टम का काम क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना, सूचनाओं को ब्रेन से पूरे शरीर के हिस्सों तक पहुंचाना और शरीर के हिस्सों से लेकर फिर से ब्रेन तक वापस लाना, ये काम होता है तंत्रिका तंत्र का। आगे पढ़ाऊंगा नर्वस सिस्टम, क्लियर है, पूरे तरीके से अच्छे से समझा दूंगा। अभी तक के लिए यहीं पे समझो, नहीं तो हम कहीं से कहीं और पहुंच जाएंगे। अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कार्डेटा जंतु। चले आप देखते हैं कि क्रेनियम को 2 उपसंघ में बांटा गया है। 2 उपसंघ में बांटा गया है। एक नैथा को कैसे, इसको पेट्रोमाइजान इसका एग्जाम्पल है। जैसे एक नैथा, एक पार्ट ये हो गया एक नैथा, नहीं दिख रहा है, एक नैथा, ठीक है, ये लिखा हुआ है एक नैथा, ठीक है। दूसरा है नैथोस्टोमेटा, दूसरा नाम है इसका नैथोस्टोमेटा सॉरी, दूसरा नाम है नैथोस्टोमेटा। फिर नैथोस्टोमेटा को दो महावर्ग में बांटा गया है। ये 2 महावर्ग हैं। पहला है क्या? मत्स्य या पिसीज, और ये है चतुष्पादा, है ना, चतुष्पादा। ये पिसीज, मत्स्य या पिसीज बोलते हैं। ये टेट्रापोडा, टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है। मोनोडाई-ट्राई-टेट्रा, टेट्रा का मतलब है 4, मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है। ये हम उधर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्लियर है। चलो बेटा आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इन 2 महावर्गों में इसे बांटा गया है। आगे बढ़ें, चले अब और आगे अब समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? ये महावर्ग है पहला, मत्स्य वर्ग है। इसको पहले समझ लेते हैं, मत्स्य वर्ग। अभी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, दिखाऊंगा ऑक्टोपस और शार्क मछली की महायुद्ध दिखाने वाला हूँ। डर के जाइएगा नहीं, बस दिल थाम के बैठना है, बहुत मज़ा आने वाला है। चले पहले मछली वर्ग पढ़ लेते हैं, तब तो दिखाएं मछली को।
तब तो मज़ा आएगा पढ़ने में। चलो, ये लवणीय तथा स्वच्छ जल में रहने वाली मछलियाँ आती हैं मछली वर्ग में, है ना, क्लियर है, ऐसे मछलियाँ आती हैं। मछलियों का शरीर धारा रेखित या नौकाकार होता है। ठीक है, यहाँ तक इसका सिंपल है। अब आते हैं इसके मज़ेदार टॉपिक पे, क्लियर है, मत्स्य वर्ग का पूरा क्लियर करेंगे। बेटा आप लोग भी ऐसे फ्लो चार्ट से नोट बनाना, इसको बनाने में बहुत कम समय लगता है। जैसे मैं 1 घंटे के वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा कवर करवा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा, समझ लो ये लगभग अगर हम करवाते तो 3 घंटे वीडियो ये चलता, अगर और सारी चीज़ें बता रहे हैं तो। और बैक टू बैक पूरे बायोलॉजी की क्लास आपको प्रॉपर मिल रही है, कोई भी टॉपिक नहीं छूट रहा है, पूरा कवर करेंगे हम, जो छूट भी जाता है उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो मत्स्य वर्ग देखते हैं। बाह्य कण का अभाव होता है, कहने का मतलब कान जो है, कण दिखाई नहीं देते। बाह्य कण, जैसे मनुष्य का कान बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है ये कान, लेकिन मछली में छिद्र के आकार का कान दिखाई देगा। ठीक है, बाह्य कण का अभाव होता है। दूसरा, ये शरीर का ताप जल के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए ये असमतापीय कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं, कोल्ड ब्लडेड, है ना। अब सर ये बदलता रहता क्यों है, कहने का मतलब समुद्र का पानी अगर ठंडी के मौसम में देखा जाए, ठंड के मौसम में देखा जाए तो नीचे का पानी गर्म होता है, ऊपर का ठंडा होता है। ठीक है, ठंडी के मौसम में देखा जाए तो कहने का मतलब पानी अगर ऐसा होगा, शरीर इसका अगर बदले, मतलब इसके शरीर का टेम्परेचर अगर नहीं बदलेगा तो फिर मछली क्या होगा, उसको नुकसान होगा, मछली की मृत्यु भी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए पानी, समुद्र का या फिर तालाब का, किसी का भी पानी का टेम्परेचर एक समान नहीं होता, जगह जगह के अनुसार पानी का टेम्परेचर बदलता रहता है। इसलिए वहाँ के रहने वाले जीवों में ये गुण पाया जाता है कि वो असमतापी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब ताप के अनुसार अपने शरीर का टेम्परेचर बदल लेते हैं। क्लियर हो गया, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला ये कह रहा है कि ये जरायुज होते हैं। जरायुज का मतलब बच्चा पैदा करने वाले होते हैं। सॉरी, ये शार्क मछली का इधर से आ रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जरायुज बच्चा पैदा करने वाले, ये शार्क मछली के बारे में है। ठीक है, इधर से ये इसका एग्जाम्पल इधर है शार्क मछली का। आगे इधर से पढ़ते हैं अब। ये हृदय, इसका 2 चेम्बर में बटा रहता है। हृदय में क्या होता है, अशुद्ध रक्त पंप होता है। यहाँ पे इनके हृदय में क्या है, अशुद्ध रक्त पंप करता है और शुद्धिकरण के लिए क्लोम में जाता है। ये हृदय, इसका हृदय, मछली का हृदय क्या काम करता है कि अशुद्ध रक्त को पंप करता है और कहाँ पहुँचाता है, क्लोम में। क्लोम में जाके वह रक्त शुद्ध हो जाता है। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि मछली का हृदय कैसे रक्त को पंपिंग करता है, किस प्रकार के रक्त को पंप करता है या फ्लो करता है, शुद्ध रक्त या अशुद्ध रक्त। तो ज़्यादातर लोग हृदय को देखकर ये लगाएंगे कि यह शुद्ध रक्त को पंप करता है, लेकिन वो गलत आंसर हो जाएगा कि मछली का हृदय अशुद्ध रक्त को पंप करता है, ध्यान रखना। ठीक है, और शुद्धिकरण के लिए क्लोम में जाता है। क्लियर है। चलो, मत्स्य वर्ग को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्लेकोडर्मोई पहला है। प्लेकोडर्मोई में ऐसे मछली को शामिल किया गया है जो विलुप्तता के श्रेणी में आते चले गए हैं। क्लियर है। दूसरा है काल्डिकिथीज, दूसरा वर्ग है इसका काल्डिकिथीज। अब इसे डॉग फिश भी बोला जाता है। काल्डिकिथीज में जो मछली आती है उसे डॉग फिश भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो मछली आती है इसे काल्डिकिथीज जो मछली है डॉग फिश भी बोला जाता है। अब उसके बारे में और पढ़ते हैं। क्लियर है। काल्डिकिथीज अभी चल रहा है तो ये इसका 2 एरो हमने बनाया है, मतलब दोनों चीज़ें काल्डिकिथीज के बारे में ही है ना।
स्कालियोडान, डॉग फिश को स्कालियोडान भी बोले जाता है। डॉग फिश मछली जो है उसी को स्कालियोडान भी बोला जाता है। ध्यान रखना, स्कालियोडान क्या है सर? शार्क मछली है ना। इसको स्कालियोडान को ही शार्क मछली बोला जाता है। अब मैं दिखाने वाला हूँ शार्क मछली और ऑक्टोपस की लड़ाई। देखना है बेटा, शार्क यहाँ पे आ गया इसलिए। और दूसरा ध्यान रखना, शार्क मछली जो होता है जरायुज होता है, मतलब बच्चा पैदा करने वाली जीव है शार्क मछली। बाकी और मछली है अंडा देती हैं, ठीक है। ये शार्क मछली जो है बच्चा पैदा करती है। क्लियर है? दूसरा, ठीक है, यहाँ तक अभी दिखाने वाला हूँ शार्क को। और इसी में एक चीज़ है, ये टारपीडो दिख रहा है, मतलब कार्ड की धीस का ही एग्जाम्पल है टारपीडो। दूसरा है ये स्कालियोडान यानी डॉग फिश था। टारपीडो को भी पढ़ेंगे। टारपीडो ही बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है टारपीडो। सर टारपीडो क्या है? विद्युत मछली। इसी टारपीडो को ही विद्युत मछली बोला जाता है। इसके सिर में नेत्र और श्वासरंध्र होते हैं। इसके सिर में क्या होता है? नेत्र होता है। श्वासरंध्र मतलब सांस लेने के लिए छिद्र होता है, उपस्थित होता है सिर में ही। और सिर के ऊपर ही गुर्दे का आकार का क्या होता है सर? विद्युत अंग होता है, जिससे वह विद्युत को पैदा करती है। विद्युत को 50 से 60 वोल्ट वाट है ना, 50 से 60 वाट या कहीं कहीं 100 वाट भी मिलेगा। तो ये नहीं कहा जा सकता, बदलता रहता है उसका एनर्जी के हिसाब से ये वाट बदलता रहता है। क्लियर है? तो आप देखने वाले हैं दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग। पहला स्कालियोडान यानी शार्क मछली की लड़ाई देखेंगे, और टारपीडो यानी विद्युत मछली कैसे करंट पैदा करती है और मगरमच्छ को मार देती है। दोनों चीज़ें देखने वाले हैं, तो बिल्कुल दिल थाम के बैठिएगा, जाइएगा नहीं। आने वाले हैं फिर से दोबारा इसी नोट्स में आएंगे। तो चलें देखें, चलिए। यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, बस डरना नहीं है बेटा, ध्यान से डरना नहीं है। दिख रहा है? ये है क्या शार्क? नहीं बेटा, ये नहीं है। अभी देखना, आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी तो सिर्फ सिंपल सा दिख रहा है। डरना नहीं है बस कि धड़ाम से डर के गिर जाए या मोबाइल गिरा दें, ठीक है। दिख रहा है? चलो आगे दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये करंट पैदा करने वाली मछली है। करंट पैदा करने वाली, ये इसका तरंग दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, तरंग दिख रहा होगा सर, ठीक है। ये करंट पैदा करने वाली मछली है बेटा, ध्यान से समझना है इसको। ये देखना कैसे, ये मगरमच्छ दिख रहा होगा, ये करंट पैदा करने वाली मछली जा रही है यहाँ से। देखना ये मगरमच्छ को कैसे करंट के चपेट में लाएगी। ध्यान से समझना है इसको। एक चीज़ और, ये चीज़ मैं बताया हूँ कि ये जो करंट पैदा करने वाली मछली है, कौन सा? टारपीडो करंट पैदा करने, सिर के पास इसका गुर्दे के आकार का, गुर्दा क्या होता है सर? किडनी। गुर्दे के आकार का अंग होता है जिससे करंट पैदा करती है। देखना, अब ये अपने सिर के पास में ही टच करेगी, और अगर सिर के पास भी ये हमला करेगा कोई भी मगरमच्छ, तो वहीं पे करंट पैदा करेगी और उसको मार देगी। ये करंट कब पैदा करती है? अपने शिकार को बेहोश करने के लिए, अपने शिकार को या मारने के लिए ये करंट पैदा करती है। क्लियर है? तो चले आगे बढ़ते हैं। देखना, ये देखो, ये मगरमच्छ दिख रहा है, ये यहाँ से ये जा रही है मछली। अब देखना इसको कैसे करंट पे, ये देखो दिख रहा है। अभी तो ये एनिमेशन है, अब यहाँ देखा एक्चुअल ये दिख रहा है। ये फंसा लिए मगरमच्छ को अपने नीचे, मगरमच्छ इसके ऊपर था, ठीक है। देखना यहाँ पे ये मगरमच्छ कैसे इसको पकड़ेगा, जैसे इसके शरीर पे यहाँ पे पकड़ेगा तो
ये करंट अपना रिलीज करेगी। देखो डरना नहीं है, बस बस डरना नहीं है। देखो ये करंट पैदा कर रही है। देखो ये इसको झटका लग गया, करंट का झटका लगा, मगरमच्छ तड़पड़ाने लगा पूरा पानी में। ये यहाँ पे पकड़ा हुआ है, देखो पकड़ा हुआ है उसके सिर के पास में, वहीं पे होता है गुर्दे के आकार का। गुर्दे के आकार का क्या है, यहीं पे करंट पैदा करने वाला उसका अंग है। ये करंट इसको लगा हुआ है, मगरमच्छ को करंट लगा हुआ है, करंट लग रहा है। देखो धीरे धीरे ये खत्म होने वाला है, मगरमच्छ की लीला समाप्त होने वाली है। डरना नहीं है, बस देखते चलना है। देखो मजा आया, ये मगरमच्छ की लीला समाप्त हो गई है ना। अब मगरमच्छ गए सियाराम के पास। तो चले आगे बढ़े, मजा आया बिल्कुल। तो एक चीज़ अब और देख लो, एक चीज़ और आ गया है। तो आप क्या दिखाना है सर, एक चीज़ और, लड़ाई भी महाभारत देख लो, अभी शार्क मछली का देखना है। चलो देख लो कैसे लड़ाई होती है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के बारे में हमने पढ़ा। ये अभी समुद्री जीवों के बारे, ये समुद्री जीव है। ये जा रही है शार्क मछली, ये जा रही है शार्क मछली, ठीक है। ये और भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे दिखेंगी आपको। समुद्र ये है शार्क मछली, ठीक है, बहुत ख़तरनाक होती है ये मछली। और बाकी अभी बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, लेकिन अभी ऑक्टोपस कैसे इसको जकड़ लेता है वो चीज़ें देखना। ये ऑक्टोपस दिख रहा है, ऑक्टोपस दिख रहा है ये। अब ये ऑक्टोपस और इसकी लड़ाई शुरुआत हो गई आपस में, क्लियर है, दिख रहा है। ये शार्क मछली है, शार्क मछली मत्स्य वर्ग में। ये ऑक्टोपस, ऑक्टोपस ये, अब ये शार्क मछली भाग रही है, शार्क मछली भाग रही है, लेकिन ऑक्टोपस भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। बोल रहा है भागो, जहाँ भागोगे हम पकड़ेंगे। ये देखो जकड़ लिया, फिर ने ऑक्टोपस ने जकड़ लिया। ऑक्टोपस क्या हुआ, जकड़ लिया। ये दोनों एकदम लड़ रहे हैं, वो छूटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑक्टोपस छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। डरावना नहीं है, बस देखते चलना है, मज़ा आने वाला है, क्लियर है। ये बिल्कुल ध्यान से देखना, ये देखो जकड़ लिया, लपेट लिया ऑक्टोपस, क्लियर है। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक, बढ़िया आ रहा है, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर आ रहा होगा, दिख रहा होगा। लेकिन डरना नहीं है बेटा, क्लियर है। और जो डर गया समझो, अभी तो नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो डरना नहीं है, बिल्कुल क्लियर है सर। एक चीज़ और, ऑक्टोपस के बारे में अभी पढ़ा था हमने। देखो ऑक्टोपस पकड़ के खींच के ले गया, देख लो इतना मजबूत होता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस कौन से संघ का जीव है ऑक्टोपस, बेटा कौन से संघ का है, मोलस्का का है। ध्यान रखना, परीक्षा में प्रश्न पूछता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑक्टोपस। चले अब आगे बढ़ते हैं, अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं मैं दिखाने वाला हूँ। डरिएगा नहीं, डरिएगा नहीं, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आने वाला हूँ मैं अभी आगे। तो क्लियर है, यहाँ तक हमने देख लिया। सर एक चीज़ और बच रहा है, ये ऑस्टिक्विथीज, ऑस्टिक्विथीज। चलो आगे इसके बारे में देखते हैं। ये है ऑस्टिक्विथीज तीसरा। अब इसमें ऐसे जीवों को समुद्री और तालाबों में पाए जाने वाले इनमें शामिल किया गया है मछलियों को, जिसमें क्या है, रोहू, कतला जो यहाँ मिलता है, खाते हैं, भेटकी है ना, प्रोटोस्टेरस, हिप्पोकैम्पस, मागुर, ठीक है, ये सभी सारी चीज़ें दिख रही है। सर ये हिप्पोकैम्पस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिप्पोकैम्पस यानी घोड़ा मछली। सर ये घोड़ा मछली क्यों बोलते हैं इसको, ये घोड़े के आकार का दिखाई देता है घोड़ा मछली, इसलिए इसे हिप्पोकैम्पस बोला जाता है। हिप्पोकैम्पस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसका आकार घोड़े जैसा रहता है, इसलिए ये ऐसा, इसे हिप्पोकैम्पस या घोड़ा मछली बोला जाता है, क्लियर है। परीक्षा में पूछा है कई बार। सी हॉर्स, सी हॉर्स भी बोला जाता है, क्लियर है। चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। इसे राष्ट्रम भी कहते हैं, राष्ट्रम भी कहा जाता है। अब इसके बारे में, हिप्पोकैम्पस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हिप्पोकैम्पस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार चीज़ है, दिखाने वाला हूँ। अभी रुक जाओ, बस थोड़ा सा और धैर्य रखो। इसको पढ़ते हैं। सिर धड़ के साथ समकोण बनाता है, ठीक है, सिर धड़ के साथ समकोण बनाता है। अस्थि प्लेट होते हैं इसमें, अस्थि प्लेट, अस्थि जानते हो ना बेटा, अस्थि क्या है, मतलब हड्डी, हड्डियों का प्लेट, ऐसे 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 संरचना में ये बना रहता है, अस्थि प्लेट। और ये क्या लिखा हुआ है, नर में पेट के ओर भ्रूणधानी
होता है पेट की तरफ। जैसे ये ऐसे घोड़े टाइप का रहेगा ना, ऐसे यहाँ पे पेट की तरफ यहीं पे भ्रूणधानी होता है, भ्रूणधानी होता है। इसी में मादा अंडे देती है, इसी में क्या करता है, मादा अंडे देती है, और निषेचन भी और विकास भी इसी में होता है। क्लियर है? हाँ, अब चलो देखना है, इसी समझना है। चलो बता रहा हूँ, फिर थोड़ा सा और जो पॉइंट बचे हैं वो पढ़ लेते हैं। जल में सीधी खड़ी तैरती है, ये लेट के नहीं तैरती। घोड़े के आकार कैसे है, ये ऐसे सीधे खड़े होकर तैरती है, दिखाऊंगा अभी कैसे तैरती है। ये अस्थायी मछली है, अस्थायी मछली है। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जो हमने पढ़ा अभी उसके बारे में पहले अच्छे से समझ लेते हैं। क्लियर है? ये चित्र से हम समझने का कोशिश करते हैं। ये सभी सारी चीज़ें इसमें कवर कर रहे हैं हम, ठीक है। कोई चीज़ छूटने नहीं पाएगा, टेंशन मत लेना आप, डरना भी नहीं। मैं डरा भी नहीं रही हूँ, डरा भी नहीं रहा हूँ। देखना, ये चीज़ दिख रहा है इसमें, टारपीडो, ये इसका आँख दिख रहा है, ऊपर आँख है, और ये विद्युत अंग, यहाँ पे विद्युत अंग दिख रहा है, श्वसन रंध्र है। हमने बताया कि इसके सिर पे श्वसन रंध्र और विद्युत अंग उपस्थित होता है। ये धड़ है, यहाँ से ये श्रेणी पंख है, पृष्ठ पंख है, पूँछ है। ये टारपीडो को दूसरे नाम से क्या, विद्युत मछली, इलेक्ट्रिक फिश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये रोहू है, रोहू को हम बता चुके हैं इसके बारे में। ये तो देखा हुआ मछली है। एक चीज़ नहीं देखा इधर हमने, हिप्पोकैम्पस या घोड़ा मछली या सी हॉर्स, ठीक है। ये ध्यान से इसको समझना। ये हम एक चीज़ आपको बताए, यहाँ पे भ्रूणधानी दिख रहा है, ये पेट के तरफ, सामने के तरफ भ्रूणधानी है। यहीं पे वो नर, ये नर में भ्रूणधानी होता है। यहीं पे मादा क्या करता है, अपने अंडे देता है, और यहीं पे विकास होता है अंडे का, ठीक है। यहीं पे अंडे का विकास होता है। क्लियर है? और ये स्कालियोडान है, मतलब शार्क मछली है, यहाँ से इसका मुख होता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अब हम यहाँ पे इसको देखने वाले हैं अच्छे से, चित्र में कैसे दिखाई देता है। ये तो स्ट्रक्चर हो गया, अब दिखता कैसे है वीडियो में वो चीज़ें हम देखेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा, डर के भागिएगा नहीं। ये दिख रहा है समुद्री घोड़ा, ये मैं बोला इसको कि यह सीधा तैरता है, खड़ा होके तैरता है। ये दिख रहा है, ये समुद्री घोड़े के आकार का दिख रहा है। ये इसका पेट भी दिख रहा है, ये दिख रहा है पेट, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पेट है इसका बेटा, ठीक है। ये घोड़े के आकार का इसका मुख है, यहाँ पे मुख दिख रहा है घोड़े के आकार का एकदम सेम, और ये इसमें पूंछ के सहारे पे रहता है। देखो ये सीधा है ना, और ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मैं बताया था कि मुख और इसका धड़ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये डरना नहीं है, यही है समुद्री घोड़ा। ये क्या है, मछली है, ये मछली प्रजाति है, मछली में रखा गया है, ठीक है। मछली प्रजाति में रखा गया है, इसको शामिल किया गया है। 90 डिग्री का कोण बनाता है, ध्यान से। ये यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है, ये आधार अपने पूंछ के आधार से पकड़ता है। क्लियर है? दिख रहा है? ये देखो तैर रहा है ना, एकदम सीधा खड़ा होके तैरता है, इसलिए इसे खड़ी मछली, मतलब खड़ा होके तैरता है ये। क्लियर है? तो दिख रहा है पूरे तरीके से। ये और अच्छे से देखो इसको, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये घोड़े के आकार का इसका मुख है ना, ये घोड़े के आकार का मुख दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। क्लियर है ना, एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा, डरना नहीं है। ये समुद्री घोड़ा है, ये एक और आ गया समुद्री घोड़ा, देखो, ठीक है। ये इसका पूंछ भी है, पीछे तरफ पंख भी रहता है ना। क्लियर है? ये है समुद्री घोड़ा, ये समुद्री घोड़ा, ध्यान से समझना। समुद्री घोड़ा का नाम आएगा तो क्या अपन देखेंगे, मछली है लिखेंगे। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ चुका है कि निम्न में से कौन सी मछली प्रजाति नहीं। आँख दिख रही है इसकी, बिल्कुल। ये देखो अच्छे से ध्यान से, ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है।
डरना नहीं है, मज़ा आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग है। चलो आगे बढ़ते हैं अब, और फिर से आते हैं नोट्स की तरफ, देखते हैं अब क्या मज़ेदार चीज़ मिलने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, मज़ा आ रहा होगा। अब वहाँ तक मछली वर्ग समाप्त हो गया, मछली वर्ग तो अब सर समाप्त हो गया। अब आते हैं ये महावर्ग, दूसरा है चतुष्पादा यानी टेट्रापोडा। टेट्रापोडा क्लियर है। इस महावर्ग के जंतुओं में 4 पाद या टांगे होती हैं। क्लियर है। इस महावर्ग में 4 पाद या टांगे होती हैं, 4 पैर वाले होते हैं। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। 4 पैर, फेफड़े उपस्थित होते हैं इसमें। क्लियर है। अब इसे 4 भागों में अलग अलग बांटा गया है। अब आएगा ये, अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि महावर्ग को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। उभयचर यानी एम्फीबिया, सरीसृप यानी रेप्टिलिया, पक्षी यानी अवेश, है ना, और स्तनधारी यानी मैमल्स, 4 भागों में बांटा गया है। उभयचर में ऐसे जीवों को शामिल किया गया है जो जल और थल दोनों में रहते हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें अंतर है, मगरमच्छ नहीं है। मगरमच्छ नहीं है। उभयचर का मतलब ये होता है, सीधा सा समझना, जो अपना निषेचन या रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी में जाना ही पड़ता है उन्हें, है ना, पानी में जाना पड़ता है उन्हें उभयचर की श्रेणी में रखा गया है। सर्प यहाँ पे उभयचर नहीं है, मगरमच्छ यहाँ पे उभयचर नहीं है, ध्यान रखना, है ना। तो ये सभी सारी चीज़ें अंतर रखना। ये नहीं कि जैसे मगरमच्छ पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है तो मगरमच्छ को भी एम्फीबिया वर्ग में रख दिया गया है, नहीं रखा गया है। मगरमच्छ को सरीसृप वर्ग में रखा गया है। सरीसृप का मतलब जिसका शरीर सरीसृप मतलब रेंगने वाले जीव। सरीसृप का मतलब होता है रेंगने वाले जीव, ऐसे जीव जो रेंगते हैं। तो ये मगरमच्छ होता है जो रेंगने का काम करता है, शरीर मतलब ज़मीन से लिपट कर या फिर दीवारों से लिपट कर, वो सरीसृप में रखा गया है। पक्षी वर्ग हो गया एक। क्लियर है। एक चीज़ थोड़ा सा और छूट रहा है, जैसे ब्लू व्हेल, नीली व्हेल मछली होती है ना, नीली व्हेल मछली जो है उसे स्तनधारी वर्ग में शामिल किया गया है। बस एक ही ये अपवाद है मछली को एक ही अपवाद है, मत्स्य वर्ग का एक ही अपवाद है कि ये ब्लू व्हेल को स्तनधारी जीव कहा गया है। दूसरा, और अभी बताऊंगा एक और, दूसरा क्या है, जैसे चमगादड़ है, चमगादड़ को इसको भी स्तनधारी जीव माना गया है, जबकि इसे पक्षी वर्ग में नहीं शामिल किया गया है। चलें, ये अपवाद टाइप से हैं। चलें, ये हमने सरीसृप को पढ़ लिया, रेंगने वाले जीव। पक्षी जो पंख होते हैं, जिनमें पंख होते हैं उड़ने के लिए, पैर में 4 उंगली नुमा संरचना होती है, वो स्तनधारी का मतलब जो बच्चे को जन्म देते हैं यानी दूध पिलाते हैं। ठीक है ना, वो स्तनधारी की श्रेणी में शामिल किया गया है। चलो अब इसको और अच्छे विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, चले देखते हैं उभयचर वर्ग में। क्लियर है। चलो, ये असमतापीय होते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड, समय के अनुसार अपने शरीर का टेम्परेचर बदलना, वो असमतापी कहलाते हैं। क्लियर है। चलो पहले इधर से पढ़ते हैं। इसमें बाह्य कंकाल का अभाव होता है। ठीक है, बाह्य कंकाल नहीं होता। इनकी त्वचा ग्रंथिमय के कारण चिकनी होती है। समझ लो, ग्रंथिमय के कारण चिकनी होती है, मतलब ज़्यादा ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। जैसे आप मेढक को पकड़ोगे ना तो बहुत चिपचिपा लगेगा, चिकनाहट लगेगा, क्योंकि उसके शरीर पे ग्रंथियाँ होती हैं। वो श्वसन उन ग्रंथियों से ही करता है। क्लियर है, ग्रंथियाँ होती हैं। आगे बढ़े। हाँ, श्वसन, गिल्स, त्वचा, फेफड़े, ये सभी चीज़ श्वसन प्रक्रिया जो होते हैं तो गिल्स से भी करते हैं, त्वचा से भी करते हैं, फेफड़े से भी करते हैं। अलग अलग होते हैं, अलग अलग करते हैं। जैसे जो गिल्स से करते हैं तो वो गिल्स से करेंगे, त्वचा वाले जीव त्वचा से, फेफड़े वाले जीव फेफड़े से करते हैं इसमें, है ना। जैसे मेढक किससे करता है, त्वचा से करता है श्वसन। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। जंतुओं में 3
जंतुओं में 3 वेश्म, कहने का मतलब इसमें हृदय का जो वेश्म है, हृदय 3 वेश्मों में पाए जाते हैं। 2 वेश्म आलिंद और 1 निलय। 3 वेश्म होते हैं मतलब 3 कपाट होते हैं, है ना। उभयचर के जो जीव होते हैं उनका हृदय 3 कपाट का होता है, 3 कपाट का, जिसमें से 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। अपना 2 आलिंद और 2 निलय होता है। मनुष्य में 2 आलिंद और 2 निलय मतलब 4 कपाट होते हैं। वो 4 खंड होते हैं, कपाट नहीं, 4 खंड होते हैं, ठीक है। इसके भी 4 खंड होते हैं। बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल में मेढक, धात्री, दादुर, है ना, सैलामेंडर, प्रोटियस, साइरेन। क्लियर है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इसका अगला पॉइंट है ये, अंडों का निषेचन एवं भ्रूण विकास जल में होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो उभयचर वर्ग होगा तो अपना अंडा या प्रजनन करने की प्रक्रिया जल में ही उसको जाना ही पड़ेगा। उभयचर का यही मेन परिभाषा है ना। हम मगरमच्छ को इसमें शामिल नहीं कर सकते, सर्प को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना है ना। क्योंकि मगरमच्छ को अंडा देना पड़ता है तो उसे बाहर जाना पड़ता है, बालू में या रेता में वह अंडा देता है। क्लियर है, बिल्कुल। अब ये पॉइंट पढ़ते हैं। जनन छिद्र और गुदा एक ही वेश्म में खुलते हैं, जिसे क्लोएका बोला जाता है। एक ही वेश्म में खुलते हैं जिसे क्लोएका बोला जाता है। आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। आरबीसी मतलब इसमें रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, खून लाल पाया जाएगा, उसमें केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि उभयचर वर्ग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे जीवों को शामिल किया गया है, अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सरीसृप वर्ग। सरीसृप वर्ग यानी सर्प वाले, जमीन पर रेंगने वाले जीव। रेप्टाइल का मतलब होता है रेंगने वाले, है ना, रैप करने वाले, रेंगने वाले जीव, है ना, जमीन पर रेंगने वाले जीव। ये भी असमतापीय होते हैं। क्लियर है, असमतापी। सर ये जमीन वाले कैसे? क्योंकि जमीन का भी टेम्परेचर तो बदलता रहता है ना, इसलिए वो जमीन के हिसाब से अपने शरीर का टेम्परेचर बदलते रहते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, एक ही इसमें अनुकपाल है ना अस्थिकंद होता है। एक ही अनुकपाल अस्थिकंद होता है। क्लियर है, इसमें भी गुदा और जनन छिद्र मिल के कोलोइका, है ना, क्लोइका का निर्माण करते हैं। अवस्कर इसको बोलते हैं, अवस्कर भी हिंदी में इसको बोला जाता है। अगला पॉइंट क्या कहता है, नर में मैथुन अंग होता है, इसलिए गर्भधारण मादा शरीर के अंदर करती है। अब ये सरीसृप वर्ग में नर में क्या होता है, मैथुन अंग होता है। तो निषेचन क्रिया क्या है, मादा के अंदर होगा, शरीर के अंदर, और गर्भधारण अंदर ही होगा इसका। क्लियर है, तो साइंस है बेटा, पूरी चीज़ें कवर करनी पड़ेगी, पूरी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, और इसमें बिल्कुल शर्माना नहीं है ऐसे चीज़ों में। क्लियर है, तो चलें, तो अगर अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है। और जो इस चैनल में अभी नए सब्सक्राइबर हैं, तो वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मुझे एक सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है, और मैं और भी दोगुनी एनर्जी से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, वीडियो प्रदान कराता हूँ, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक पढ़ लिया। अब ये मेढक की, है ना, मेढक की भांति लार्वा नहीं होता। इसमें मेढक की भांति क्या होता है, लार्वा नहीं होता। मादा अंडे देते हैं, इसमें मादा अंडे देते हैं। जैसे मगरमच्छ है ना, मगरमच्छ में मादा क्या अंडा देगा। क्लियर है, अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए कौन कौन से है, सर्प, घड़ियाल, छिपकली, कछुए, अजगर, मगर, और ये है ना स्फेनोडान। क्लियर है, चलो ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। हृदय 4 वेश्मी, ये इसमें 4 वेश्मी यानी 4 खंड होते हैं इसके हृदय, जैसे मनुष्य के होते हैं। बस इसमें ये अंतर है कि 2 स्पष्ट आलिंद होते हैं और 2 अस्पष्ट निलय होते हैं, ठीक है। 2 स्पष्ट आलिंद रहेंगे और ये 2 अस्पष्ट रहेंगे। श्वसन किससे होता है बेटा, फेफड़े से। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि सरीसृप जीव
यानी सरीसृप वर्ग के जो जीव होते हैं उनका श्वसन अंग क्या है? गिल्स है, फेफड़ा है, त्वचा है, क्या है? सिर्फ और सिर्फ इसमें फेफड़ा है। क्लियर है? एम्फीबिया वर्ग में तो फेफड़ा, श्वसन, त्वचन तीनों है, लेकिन सरीसृप वर्ग में सिर्फ और सिर्फ फेफड़ा है। बात समझ में आ गई? इसमें आरबीसी केंद्रक युक्त होता है, मतलब इसमें भी लाल रक्त होता है और केंद्रक इसमें उपस्थित होते हैं। तो सरीसृप समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर हो गया? एकदम अच्छे से एकदम कंठस्थ कर लो। वीडियो को एक बार और देखो, मज़ा आ जाएगा और एकदम से याद हो जाएगा। आगे बढ़ें? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर थोड़ा सा सर्प के बारे में और हम समझ लेते हैं। सर्प के बारे में है ना, ये पाद स्टर्नम है ना, टिम्पैनम और अंश मेखला उसमें उपस्थित क्या होता है, और मूत्राशय अनुपस्थित होता है। पाद यानी पैर वगैरह इसमें नहीं होता, अंश मेखला नहीं हो, मूत्राशय नहीं होते। चल पलकों तथा बाह कड़ अनुपस्थित होता है, मतलब कान इसमें नहीं होता, और चल पलक मतलब जिससे चलते हैं पैर वाला, वो इसमें सिस्टम बिल्कुल नहीं होता। क्लियर है? बात समझ में आ गया? एग्जाम्पल को पढ़ लेंगे, पहले इधर देख लेते हैं। कटी जीभ संवेदांग का काम करती है। अब सर ये नहीं समझ में आया, कटी जीभ होती है, देखते हैं ना, ये जैसे ये सर्प है, ये सर्प है, तो दो जीभ ऐसे ऐसे निकालता है जीभ, ठीक है। अब ये जीभ क्यों निकालता रहता है? वो संवेदांग, संवेदनाओं को, कहने का मतलब वो अपनी जीभ को निकाल के और एहसास करता है, संवेदनाओं को ग्रहण करता है ना। संवेदांग का कार्य करते हैं उनका जीभ, है ना। उसी से वो पता करता है कि किधर हमें जाना है, किधर रास्ता साफ है, क्या कैसे, पूरी चीज़ें वो उसी से जीभ के माध्यम से करता है। अब देखना इसमें अगला पॉइंट, बायां फेफड़ा छोटा होता है या फिर अनुपस्थित ही होगा। इसमें इसका फेफड़ा तो होता है ना। हमने क्या बोला कि यह श्वसन के लिए काहे का यूज करते हैं? श्वसन के लिए फेफड़े का यूज करते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें यह है कि इसका बायां फेफड़ा छोटा होगा सर्प का, या तो फिर अनुपस्थित ही होगा। क्लियर है? ये चीज़ें इसमें सर्प में विशेषता होती है। अब सर आप बताओ, कान उसमें होता नहीं तो ये कैसे सुनता है? ये कंपन से, है ना, ये कंपन से एहसास होता है इसको कि इधर व्यक्ति आ रहा है या फिर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। क्लियर है? चलो, सर्प की श्रेणी में अजगर हो गया, काला नाग हो गया, करैत, वाइपर, ये सभी सर्प की श्रेणी में है। चले आगे बढ़ें। इतना समझ में आ गया? एकदम कंठस्थ हो रहा है? तो बिल्कुल नोट्स तैयार करते चलना है ना, और नोट्स को कई बार पढ़ना है। कई लोग ये शिकायत करते हैं, ये शिकायत रहता है कि सर याद नहीं होता, इसलिए तो हम ऐसा नोट्स बनवा रहे हैं कि आप 10 मिनट भी पढ़ लें। 10 मिनट मतलब अगर साइंस को आप आज के बाद, इसके बाद 30-30 मिनट भी अगर देते हैं तो समझ लो कि कभी आप पीछे नहीं रहोगे साइंस में। ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया पूरी ज़िंदगी याद रहता है ना, भगवान नहीं है। अब आते हैं अगला, क्या? पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग है ना, इसके शरीर पर परों का बाह कंकाल होता है। उड़ने के लिए अगली टांगें पंखों में परिवर्तित हो जाती हैं। अगली टांगें पंखों में परिवर्तित हो जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ, आगे से इसको पूरे अच्छे से पढ़ते हैं। इधर से सल्क है ना, सल्क पिछली टांगों में 4 पंजेदार अंगुलियां होती हैं। ठीक है? जैसे कबूतर ले लो, कोई भी पक्षी ले लो, उसमें ऐसे रहेगा, है ना, 1 2 3, एक पीछे तरफ ऐसे रहता है, 4 रहता है ना, ऐसे ही। हाँ, तो 4 पंजेदार ही रहते हैं। क्लियर है? दूसरा, खंजन चिड़िया है ना, क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज़ और इसमें ध्यान से समझना है कि ये सर खंजन चिड़िया तो है, लेकिन ये खंजन चिड़िया है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। खंजन चिड़िया है ना, खंजन चिड़िया को यहाँ पे दिख रहा है, ये खंजन चिड़िया हमने लिख दिया यहाँ पे। आप
यहाँ पे लिखना, है ना। ये खंजन चिड़िया कौन होती है? ये साइबेरियन चिड़िया, जिसको साइबेरियन बोलते हैं, साइबेरियन पक्षी बोला जाता है ना, वही है खंजन चिड़िया। अब ये साइबेरियन पक्षी जो आते हैं कब? ठंड के समय में। ठंड के समय में साइबेरियन पक्षी जो समुद्र के किनारे आते हैं तो वो पोषण के लिए आते हैं, ना कि जनन के लिए। वो जनन के लिए नहीं आते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। क्लियर है? चलें इस पॉइंट में इधर देखते हैं। हड्डियां इनकी पक्षियों की क्या खोखली होती हैं। जब खोखली होंगी तो क्या होगा? हल्की होगी, और हल्की होगी तो उड़ने में मदद करता है, इसलिए इनकी हड्डियां खोखली होती हैं। क्लियर है? हृदय 4 वेश्म पाए जाते हैं। हृदय में 4 खंड पाए जाते हैं, 4 खंड इनके हृदय में पाया जाता है पक्षी वर्ग में। जनन छिद्र और गुदा मिल के क्या? क्लाइका का निर्माण करते हैं, ध्यान रखना ये, ठीक है। और एक चीज़, पक्षी वर्ग जो होता है वार्म ब्लडेड होता है, मतलब ये क्या होगा? समतापीय, लिखा हुआ है ना, समतापीय होते हैं। समतापी का मतलब गर्म खून वाले होते हैं, है ना। समतापीय, ये बदलते नहीं रहते हैं, है ना, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। क्लियर है? हाँ, ध्यान रखना, पक्षी के लिए ये कई बार प्रश्न पूछा है, ठीक है। पक्षी के लिए ये कई बार ऐसा प्रश्न पूछ चुका है ना। अब एक प्रश्न ये भी आया था कि पक्षी यूरिन विसर्जित करते हैं कि नहीं? यूरिन विसर्जित करते हैं कि नहीं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये गर्म खून के होते हैं। ये गर्म होते हैं तो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूरिन को ये यूज कर लेते हैं, है ना। ध्यान से, ये परीक्षा में प्रश्न पूछ चुका है। चले आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा छूट रहा है। ये मरमर पक्षी या, है ना, सकर सोखा, मरमर पक्षी। क्लियर है? दिख रहा है? हाँ। ये हमिंग बर्ड हो, इसी को बोला जाता है, मरमर पक्षी या हमिंग बर्ड, इसी को बोला जाता है। ये पक्षी ऐसा है कि ये फूलों का रस चूसता है ना। सकर खोरा, ये पक्षी फूलों का रस चूसता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत है? सकर खोरा लिखा है, सकर खोरा होना चाहिए यहाँ पे, सकर खोरा, ठीक है, लिख लेना यहाँ पे खोरा। ये हमिंग बर्ड पक्षी है। इसका एक और नाम है सनबर्ड, सनबर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी भी है। ये फूलों का रस चूसता है। क्लियर है? तो हमने आज के वीडियो में कितना कंप्लीट किया? पक्षी वर्ग को पूरा कंप्लीट कर लिया। अब अगला आएगा इसमें एक वर्ग, क्या है? है ना, एक वर्ग हो गया स्तनी वर्ग, स्तनी वर्ग। इसको आगे के वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं हम। आज तक इतना ही, आज तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अगर इस वीडियो के इस चैनल में जो लोग अभी नए हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब हम वीडियो डालें तो आपको पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप वीडियो देख सकें, है ना। ऐसा कर लें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब जब मैं वीडियो को अपलोड करूँगा। तो ये पार्ट कंप्लीट हुआ बायोलॉजी का, कितना? 12वां पार्ट कंप्लीट हुआ। फिर मिलेंगे पार्ट 13, यानी पार्ट 13 में दोबारा फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।